ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ रहे थे और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो टॉपिक चल रहा था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के टॉपिक में हम लोग आ गए थे इसके अगले पार्ट में। और यहाँ पर हम उसी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के इम्पैक्ट की बात करेंगे। ठीक है, इम्पैक्ट की बात करेंगे, और इम्पैक्ट को समझाने के लिए हम कुछ बेसिक से जो डेटा है हमारी, जो बेसिक डेटा हमारे उसमें काम करते हैं, हमारे सराउंडिंग में जो पाए जाते हैं डेटा, उन्हीं डेटा को लेकर हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमें मालूम है हमारी कंट्री में लगभग 125 मिलियन जो है पॉपुलेशन है, 125 करोड़ लोगों की। ठीक है, 125 मिलियन नहीं, 125 करोड़ लोग हमारे इंडियन, हमारी पॉपुलेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन है। और उसमें से 2% लोग हैं, 2% पॉपुलेशन ऐसी है जो इनकम टैक्स देती है, डायरेक्ट इनकम टैक्स देती है। ठीक है, बाकी पूरी पॉपुलेशन में टैक्सेस देते हैं। अलग अलग चीजें हम खरीदते हैं, अलग अलग पेट्रोल खरीदते हैं या कोई भी सामान खरीदते हैं, तो हम अलग अलग फॉर्म के टैक्स पे करते हैं। ठीक है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। लेकिन जब हम इनकम पे टैक्स देते हैं, ठीक है, हाँ, जब हम इनकम पे टैक्स देते हैं, जैसे कि जीएसटी एक बच्चे ने बताया, तो जब हम इनकम पे टैक्स देते हैं तो वो डायरेक्ट टैक्सेस आते हैं, यानी वो टैक्सेस हमसे सीधे गवर्नमेंट को जाते हैं। बहुत से टैक्सेस इनडायरेक्ट होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो हमारी पॉपुलेशन की 2.5% जो लोग हैं केवल वही इनकम टैक्स देते हैं। लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट है, वो तो सभी को है। यानी 97.5% लोगों को जो फैसिलिटी मिलती है उसमें से उस फैसिलिटी का फुलफिलमेंट कहाँ से होता है? जो इनकम टैक्स आ रहा है और जो इनडायरेक्ट टैक्स आ रहा है। अब इसी को एक दूसरे तरीके से समझते हैं कि सपोज करिए किसी की फैमिली में एक बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है, और किसी भी बच्चे का, कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है और फिर वो बच्चा पढ़ता है, पढ़ाई करता है, और धीरे धीरे हम मान लेते हैं नीट का एग्जाम उसने दिया, अपने ही एग्जाम को लेकर एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, नीट का एग्जाम दिया, और नीट का एग्जाम देने के बाद आप सेलेक्ट हो गए किसमें? एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको एमबीबीएस की सीट मिली। ठीक है, अब ये जो एमबीबीएस की सीट आपको दी गई है, अगर हम इसकी कॉस्टिंग निकालें कि आपके ऊपर गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया है, कितना खर्च आपके अगले 5 साल और उसके बाद भी गवर्नमेंट करने वाली है, तो एक एमबीबीएस की सीट का जो चार्ज आता है, जो फीस चार्ज आता है, वो लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए आता है। ठीक है, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन उसी को चार्ज करते हैं। इसीलिए हम और आप जो है बच्चे मेहनत करते हैं कि हमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स मिले, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिले, जिससे कि हमारा ये जो एक्सपेंस था, ये एक्सपेंस क्या हो जाए? कम हो जाए। और मामूली सी फीस, कुछ कॉलेजेस में 50,000, 60,000, या पूरे साल की फीस अगर हम बात करें तो 4 से 5 लाख रुपए हमारी पूरी एमबीबीएस की फीस होती। तो सोचो, कहाँ 2.5 करोड़ रुपए और कहाँ 4 से 5 लाख रुपए। तो ये पूरा बर्डन किस पे गया? ये बर्डन गया गवर्नमेंट पे। ठीक है, ये पूरा बर्डन किस पे गया? गवर्नमेंट पे। तो गवर्नमेंट हमें जो फैसिलिटीज देती हैं उसके लिए गवर्नमेंट एक्सपेंस करती है। ठीक है, हमने बोला कि हम टैक्स देते हैं। एक एक बात दिमाग में आती है कि सर हम टैक्स भरते हैं। ठीक है, टैक्स भरते हैं भाई, मान लीजिए इनकम टैक्स भरते हैं, तो इनकम टैक्स भी हम कब भरते हैं? एक तो कितने परसेंट लोग टैक्स भरते हैं? 2.5%। और कब भरते हैं? जब हम 20, 22, 25 साल के हो जाएंगे, और 25 साल बाद भी हम जब अर्न करने लगेंगे और एक लिमिट से ज्यादा अर्न करेंगे। लिमिट वालों को टैक्स नहीं देना। 5 लाख रुपीज, अगर आप 5 लाख रुपए साल के कमा रहे हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। ठीक है, निल देना है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ईयरली से ज्यादा होती है तब आप टैक्स देते हो। तो वो भी कब आप देते हो? 20, 25 या 28, 30 साल बाद, जब भी आप अर्न कर पाओ। डिपेंड करता है आप कब अर्न करते हो। अब बात आती है कि उस 20-22 सालों तक हमें एजुकेशन चाहिए, हमें रोड पे सेफ्टी चाहिए, हमें रोड चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमें वाटर चाहिए, हमें डेवलपमेंटल फैसिलिटीज चाहिए, हमें रेलवे चाहिए, हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। ये सारी हमारी रिक्वायरमेंट है। अगर हम रोड पे कहीं जा रहे हैं तो हमें आने जाने के लिए अच्छी रोड चाहिए, हम गवर्नमेंट से मांगते हैं भाई रोड दो, रोड नहीं है। हमारे सोसाइटी का सैनिटेशन
जो है सीवर सिस्टम जो है वो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, हमारा शहर साफ सुथरा होना चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए। सेफ्टी के लिए क्या है, पुलिस की जो व्यवस्था है वो अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब चीजों पे क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो जब कोई अगर न्यूबॉर्न किसी का जन्म होता है, वो 20-25 साल बाद टैक्स भरता है, लेकिन 20-25 सालों तक एक बहुत बड़ा बर्डन उसका किसके ऊपर होता है, गवर्नमेंट के ऊपर। और 125 करोड़ लोगों को इस देश में सेफ्टी दे पाना, ठीक है, हॉस्पिटल फैसिलिटी, मैं अभी उस पे आऊंगा, मैं हॉस्पिटल फैसिलिटी दे पाना, सेफ्टी दे पाना, रोड दे पाना, ये हमारी गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है। अभी हम लोगों ने देखा कोविड वाली जो सिचुएशन आई, हम सेकेंड वेव की बात कर रहे थे, आगे हम थर्ड वेव की बात करें। मैं कह रहा हूं 125 करोड़ लोगों के लिए दुनिया के किस देश में हॉस्पिटल है, किसी देश में नहीं है। तो 125 करोड़ लोगों को ऐसा नहीं कि हम फैसिलिटीज दे नहीं सकते, लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। जहां हमें हमारी कंट्री को रिक्वायरमेंट हर साल लगभग, अगर मैं एग्जैक्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, 2 लाख एमबीबीएस डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है हमारी कंट्री को हर साल। और बनते कितने हैं, 40 से 50,000, मैक्स टू मैक्स 60,000 एमबीबीएस डॉक्टर निकलते। तो रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। लेकिन बात यह है कि कुछ नॉर्म्स बने हुए हैं, कुछ क्राइटेरिया बने हुए हैं, जिनके अकॉर्डिंग ही कॉलेजेस में सिलेक्शन लिया जाता है। तो जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो डिमांड एंड सप्लाई वाला खेल होता है। डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई कम हो जाती है, और यही देखा जाता है इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। हमारी जो कंट्री के रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज यूज होते हैं, फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन और बाकी जो सोशल रिसोर्सेज होते हैं, वो सभी रिसोर्सेज यूज होते हैं। और उनकी क्या होती है, स्कार्सिटी होती है। और जितनी ज्यादा पॉपुलेशन ग्रो करेगी, उतनी ज्यादा हमारे जो रिसोर्सेज, हमारे कंट्री के रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज क्या होंगे, एग्जॉस्ट होंगे। तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा हार्मफुल इम्पैक्ट हमारे देश पे, हमारी इकोनॉमी पे डालती है। लेकिन इसका एक बेनिफिशियल एस्पेक्ट भी है, फायदा भी है। उस बेनिफिशियल एस्पेक्ट को भी हम डिस्कस करते हैं। बेनिफिशियल एस्पेक्ट क्या है, बेनिफिशियल एस्पेक्ट को समझते हैं। जितनी ज्यादा हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है, उतना ज्यादा हमारे पास मैन पावर है, ठीक है, उतना ज्यादा हमारे पास मैन, लेकिन ये मैन पावर हम यूज नहीं कर पाते, पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज नहीं कर पाते। जो भी पढ़े लिखे लोग होते हैं हमारे देश में, पढ़े लिखे लोग जो भी आईआईटीएंस या जो डॉक्टर्स बनते हैं, और कई ऐसे हैं जो सिविल सर्विसेज में जाते हैं, तो कई ऐसे हैं इंडिया के बाहर चले जाते हैं, चाहे वो आईएएस बने या डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। जो सबसे क्रीम ब्रेन होता है हमारे कंट्री का, वो क्या होता है, बाहर चला जाता है। इसको ब्रेन ड्रेन बोलते हैं, ठीक है। आप भी, कुछ लोग आप लोगों में से, आप जो है एमबीबीएस डॉक्टर बनोगे, एमबीबीएस के बाद आपको भी अब्रॉड से लगातार ऑफर आएंगे, और एक टाइम आएगा कि बहुत से लोग आप लोगों में से मूव कर जाओगे इंडिया के बाहर। तो हमारी गवर्नमेंट ने जिस रिसोर्स पे खर्चा किया, जिसको बनाने के लिए खर्च किया, अब वो बनने के बाद क्या होता है, इंडिया से बाहर चला जाता है और दूसरी कंट्रीज को सर्व करता है। हमारा मैन पावर तो हमारी कंट्री के लिए यूज ही नहीं हो पाया, और ये हमारी कंट्री की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिससे हमारा देश लगातार जूझ रहा है। तो एक तो स्कार्सिटी डेवलप हुई, और जो हम क्रीम ब्रेन जो डेवलप कर रहे हैं, जो ब्रेन बना रहे हैं, वो ब्रेन भी क्या हो रहा है, इंडिया के बाहर मूव कर जा रहा है। अब कितना बनाएंगे, खैर आईआईटीज और एम्स और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को भी सोचना चाहिए अपने देश के प्रति, ठीक है। तो किसी भी आईआईटीएन को, या अगर आप किसी भी डॉक्टर को, अगर हम बोले एमबीबीएस, या और किसी भी सिविल सर्वेंट को आप अगर देखते हो अपने देश में, अपने गांव के लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे काम करते हुए, तो आपको ये महसूस होना चाहिए कि उनके पास कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जिससे वो देश के बाहर जा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने देश को, अपनी कंट्री को सर्व करते हैं। मैंने एक एग्जांपल
आप लोगों से लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, खैर उस पर मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो बेसिक बात यह है कि जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है तो रिसोर्सेज की कमी होती है, और रिसोर्सेज को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल, ये पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने के लिए कई तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए हैं। कई तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो है के बारे में लोगों को अवेयर किया गया है, और लोगों को कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं जिस पे उन्हें ध्यान देना है। तो क्या क्या वो पॉइंट्स है, आइए जरा देखते हैं। टू मोटिवेट पीपल हैविंग स्मॉलर फैमिलीज, भाई छोटा परिवार रहे। और छोटा परिवार क्यों होना चाहिए? वैसे तो ऐसा नहीं है कि छोटा परिवार होना कंपलसरी है, लेकिन क्यों होना चाहिए उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, और थोड़ा सा फैक्ट को, हमारे आसपास सोसाइटी में जो फैक्ट, जो इंफॉर्मेशन रहती है, उसी इंफॉर्मेशन, उसी फैक्ट को हम ध्यान में रख के बात करेंगे। वैसे जरूरी नहीं कि भाई परिवार छोटा हो। गांव, अगर गांव की बात करें जहां पर सब खेती बाड़ी सबकी होती है, वहां पर बहुत बड़े बड़े परिवार होते हैं और सब एक साथ रहते हैं, वहां पर रिसोर्सेज होते हैं, इसलिए वो मैनेज हो पाता है। ठीक है, जब हम अर्बन एरियाज की बात करते हैं, ठीक है, हम शहरों की बात करते हैं, तो शहरों में क्या होता है, हम न्यूक्लियस फैमिली का कॉन्सेप्ट बताते हैं। गवर्नमेंट बताती है कि परिवार छोटा होना चाहिए, न्यूक्लियस फैमिली जिसको बोलते हैं। तो न्यूक्लियस फैमिली का मतलब है कि एक फैमिली में जो है दो लोग रहे, हस्बैंड वाइफ और दो बच्चे, तो इसको न्यूक्लियस फैमिली बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं उसका मैं रीजन आपसे शेयर कर रहा हूं। सपोज करिए एक पर्सन है, ठीक है, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, एक पर्सन है जो मैं कह रहा हूं ज्यादा नहीं, फिर भी 25 से 30,000 रुपए, 25 से 30,000 रुपीज, 40,000 रुपीज जो है मंथली अर्न करता है। ठीक है, महीने में कमाता है, उसकी वो एक मंथली इनकम है जो उसे सैलरी या बिजनेस से इनकम के फॉर्म में मिलती है, जो भी है 30 से 40,000 रुपए वो कमाता है। अब इस इनकम में, और ये एक एवरेज इनकम मैं बता रहा हूं, जो हो सकता है कुछ लोग थोड़ा कम कमाते हो, किसी की अर्निंग थोड़ी कम हो, किसी की थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन एक कॉमन सोसाइटी के को हम एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं कि जब ऐसा है तो वो 40,000 की इनकम में वो खुद अपनी फैमिली, यानी अपनी वाइफ और दो बच्चों को लेकर उन्हें प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर फूड, क्लोथिंग और सारी जो बेसिक एक सस्टेनेबल जो रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड कर सकता है। वो उसे ठीक ठाक एजुकेशन, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया के सबसे टॉप स्कूल में जहां 8-10 लाख रुपए फीस है वहां भेज दे, नहीं, वहां की बात नहीं कर रहा। एक एवरेज जो अच्छे स्कूल होते हैं शहर के, वहां पर वो पढ़ा सकता है। लेकिन अगर यहीं पर दो की जगह 6 बच्चे हों, आप सोचिए, ठीक है, किसी फैमिली में 6 बच्चे हों, सेम इनकम हो, तो क्या 6 बच्चों में वो फैसिलिटीज मिलना पॉसिबल है जो 2 बच्चों में मिलना पॉसिबल है? बच्चों बताइए, क्या पॉसिबल है? क्या यस या नो? है ना, नहीं पॉसिबल। तो बात यह है, जब ऐसा होगा, आप अपने आप को रख के सोचिए, जब ऐसा होगा तो क्या होगा भाई? रिसोर्सेज में एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, रिसोर्सेज में एडजस्टमेंट, रूम में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, घर में भी जहां 2 लोग रहते वहां 6 लोग रहेंगे। ठीक है, जो क्लोथ या जो एजुकेशन, फिर थोड़ा वो हाई फाई स्कूल में ना जाके थोड़े से एवरेज वाले स्कूल में जाएंगे जहां की फीस थोड़ी सी क्या हो, कम हो, और एडजस्टमेंट चालू हो जाएगा। तो इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि जो बच्चे होते हैं उनको वो बेसिक चीजें नहीं मिल पाती जो किसी भी बच्चे को अपने चाइल्डहुड में जरूरी होता है। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल मैं अपना भी मान रहा हूं। ठीक है, हालांकि मेरी फैमिली बहुत बड़ी नहीं है, हम 2 भाई हैं बस। ठीक है, लेकिन हमारा जो चाइल्डहुड बीता है वो क्या है, पिताजी थोड़े से कड़क टाइप के। ठीक है, तो उनको कुछ भी ऐसा होता था कि अगर बच्चा कुछ मांग रहा है, अगर बच्चे को कुछ चाहिए, तो वो ऐसा है कि नहीं, ये जो है आवारागर्दी करेगा। ठीक है, ऐसा होता था। तो इसको इतना मतलब रिक्वायरमेंट अगर बोले तो थोड़े से कड़क थे, तो हमारे डर भी लगता था यार पापा से कुछ बोलने में, जिद तो कभी कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा होता था तो रिसोर्सेज बहुत नहीं मिलते थे। मतलब मेरा तो सबसे बड़ा मलाल लाइफ का ये है कि मुझे साइकिल नहीं मिली। ठीक है,
जो एक बच्चे की बड़ी तमन्ना होती कि मुझे साइकिल मिले, तो मुझे साइकिल नहीं मिली, वो मेरा एक बचपन का बहुत बड़ा मलाल रहा। ठीक, खैर उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो होता क्या है कि रिसोर्सेज जब कम होते हैं, इनकम कम होती है, तो रिसोर्सेज क्या है, एडजस्ट करने पड़ते हैं। तो जहां बहुत अच्छी एजुकेशन दी जा सकती थी, वहां पर अब क्या होगा, एक एवरेज एजुकेशन, जहां बहुत अच्छे क्लोथ, फूड और प्रोवाइड किया जा सकता था, वहां पर उसमें क्या होगा, एडजस्टमेंट। तो ये चीजें ना करनी पड़े, इसीलिए गवर्नमेंट ने लोगों को छोटी फैमिली रखने के लिए, अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग फैमिलीज रखने के लिए मोटिवेट किया। जिसमें छोटी फैमिली को मोटिवेट करें, कैसे करें भाई, जिससे कि बर्थ कंट्रोल किया जा सके बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं, जिससे कि बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है। आगे हम अपने टॉपिक में इसी मेथड को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इस पूरे चैप्टर का ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, ये 40% पार्ट एक्वायर करता है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। और लोगों को अवेयर किया जाए, अवेयर कैसे किया जाए, लोगों को स्लोगन, नारे वगैरह जो है बनाकर लोगों को अवेयर किया जाए। जैसे हम दो हमारे दो एक स्लोगन बनाया गया था, और अब जो है धीरे धीरे वन चाइल्ड फॉर्म डेवलप हुआ, और वन चाइल्ड फॉर्म को लेकर एक स्लोगन आया है, एक जोड़ा एक संतान। अभी एनसीईआरटी में ऐड नहीं हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट में ये स्लोगन काम कर रहा है, लोग उसको यूज कर रहे हैं। तो एक जोड़ा एक संतान, ये एक नया स्लोगन है। और पुराना स्लोगन था हम दो हमारे दो, जो कि बर्थ कंट्रोल और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कंट्रोल को लेकर ये अवेयरनेस के लिए ये स्लोगन दिए गए थे। ठीक है, तीसरा पॉइंट कैसे है भाई, चाइल्ड मैरिजेस को बैन किया गया। ठीक है, हालांकि राजा राम मोहन राय और उन्होंने सती प्रथा के ऊपर काम किया था, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने, अभी जब इंडियन गवर्नमेंट बनी, चाइल्ड मैरिजेस को बैन कर दिया गया और एक फिक्स मैरिजेबल एज डिसाइड की गई। और ये फिक्स मैरिजेबल एज याद रखना, फीमेल में 18 ईयर्स और मेल में 21 ईयर्स। ये बोला गया कि मेल में 21 साल से पहले अगर मैरिज होती है तो वो इलीगल होगी, और फीमेल की अगर 18 साल से पहले मैरिज होती है तो वो भी क्या होगी, इलीगल होगी। ठीक है, तो ये कुछ कंट्रोल किए गए, कुछ मेजर्स लिए गए, कुछ पॉइंट्स बनाए गए किसको कंट्रोल करने के लिए, जो हमारे कंट्री में जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के जो कॉजेज थे, उन कॉजेज को कंट्रोल करने के लिए ये मेजर्स लिए गए। ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो आपने, अब आते हैं उसी पॉइंट पर कि हम बर्थ कंट्रोल की बात करेंगे। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे पहला हमें हेडिंग डिस्कस करना है वो क्या है, बर्थ कंट्रोल। ठीक है, तो यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं, मैं पहले से लिख लेता हूं, जिससे कि मुझे लिखने वाला टाइम जो है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं और उन पॉइंट्स को हम डिस्कस कर पाए क्लास में, तो इसलिए मैं कुछ पॉइंट्स को पहले से ही लिख लेता हूं, जिससे कि समझने में आसानी रहती है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, अब ये टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव पाए जाते हैं, और ये क्यों नेसेसरी है हमारी सोसाइटी के लिए, ये हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव एक प्रोसेस, एक मेथड, एक ऑब्जेक्ट या कोई सब्सटेंस हो सकता है जिसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाए, या बेसिकली बोला जाए बर्थ कंट्रोल के लिए यूज किया जाए, उसे कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, सीधी सी बात है। कॉन्ट्रासेप्टिव कोई मेथड हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई सब्सटेंस हो सकता है जो बर्थ को कंट्रोल करे। ठीक है, और बर्थ कंट्रोल होगा तो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, वो कंट्रोल होगा। और बर्थ कंट्रोल कैसे करते हैं, उसके दो रीजन है भाई। पहला रीजन है अवॉइड फ्यूजन ऑफ गैमीट,
यानी गैमीट के फ्यूजन को अवॉइड करो, यानी फर्टिलाइजेशन को अवॉइड करो। ऐसा कुछ व्यवस्था बनाओ, ऐसा कुछ अरेंजमेंट हो जिससे मेल गैमीट और फीमेल ओवम ये फ्यूज ना हो पाए, यानी फर्टिलाइजेशन को इनहिबिट करो। या दूसरा, अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है तो उसके बाद इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करो। इम्प्लांटेशन क्या है भाई? फर्टिलाइजेशन तो हमें मालूम है, फ्यूजन ऑफ गैमीट। एक जो है फेलोपियन ट्यूब में, अगर हम ह्यूमन फीमेल की बात करें तो फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में, ठीक है, एम्पुला पार्ट में मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं जिससे जाइगोट बनता है। इम्प्लांटेशन क्या है? जाइगोट बनने के बाद वो जाइगोट अर्ली एम्ब्रियो स्टेज में यूटेरस की मेम्ब्रेन में अटैच होता है, ठीक है। और यूटेरस की मेम्ब्रेन में जब अटैच होता है तो उसी अटैचमेंट को इम्प्लांटेशन कहा जाता है। तो कई तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव्स पाए जाते हैं जो हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। कई तरह के अलग अलग मैकेनिज्म के अलग अलग कंपोनेंट होते हैं और अलग अलग तरीके से काम करते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से सुनना। थोड़ा सा हम जो हमारा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्योंकि उसमें कुछ पॉइंट यहाँ से रिलेटेड, ठीक है। तो दो तरीके से कॉन्ट्रासेप्टिव एक्टिविटी परफॉर्म की जा सकती है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन में आपको यही दोनों पॉइंट मिलेंगे और एक पॉइंट मिलेगा जहां लिखा रहेगा बोथ 1 and 2, ठीक है। या इसी से मिलता जुलता एक थर्ड पॉइंट भी बना देंगे और बोलेंगे ऑल ऑफ द अबव। तो ये पॉइंट हमें मिल सकते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमेट को रोका जाए या इम्प्लांटेशन को रोका जाए। और कोई भी आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, भाई अगर पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर रहे हैं, बर्थ कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ठीक है। ये नेचुरल एक्टिविटी नहीं है, ये हम अपनी जरूरत के मुताबिक हम कर रहे हैं। हमें जैसी जरूरत है, हमारी जैसी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। तो कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए, कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए, तो उसकी कुछ आइडियल क्वालिटीज होनी चाहिए। कुछ ऐसी क्वालिटीज हो जो उसे आइडियल बनाए। तो क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? पहला पॉइंट लिखा है, जो कॉन्ट्रासेप्टिव हो, जिसका यूज बर्थ कंट्रोल के लिए किया जाता है, वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, यानी आसानी से यूज कर सके उसे। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा टेक्निकल एक्सपर्ट चाहिए जिससे कि हम उस कॉन्ट्रासेप्टिव जो भी एक्टिविटी है उसको हम कंट्रोल कर सकते। तो यूजर फ्रेंडली यानी आसानी से यूज हो सके, इजिली अवेलेबल, आसानी से अवेलेबल हो, जिससे कि जिसको भी इसकी जरूरत हो वो इसका यूज कर सके, इसको इसके प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकते। इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल, इफेक्टिव मतलब असरदार होना चाहिए, और रिवर्सिबल मतलब हम जब चाहें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तब इस कॉन्ट्रासेप्टिव एक्टिविटी को बंद कर सकते हैं, यानी जो कॉन्ट्रासेप्टिव है उनको रिमूव कर सकते हैं। तो रिवर्सिबल भी होना चाहिए। तो ये पहला क्वालिटी है एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की। दूसरी क्वालिटी देखते हैं, नो और लीस्ट साइड इफेक्ट। वैसे तो ये बड़ा कठिन है, ठीक है। कठिन का मतलब हमारी बॉडी में कोई भी एक्सटर्नल एक्टिविटी अगर या एक्सटर्नल केमिकल इन्वॉल्व होता है तो उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट, चाहे छोटा चाहे बड़ा, जरूर देखने को मिलता है। तो साइड इफेक्ट कम हो या ना हो तो ही अच्छा है। ऐसा नहीं कि उसकी वजह से कोई बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। तो ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव होने चाहिए जिसकी वजह से, जिसका जो है उससे या तो साइड इफेक्ट बहुत कम हो, जिसको हम क्या कर सके, मैनेज कर सके, या तो उसमें साइड इफेक्ट ना हो। तीसरा, इट शुड नॉट इंटरफेयर द सेक्सुअल ड्राइव। ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हैं उस कॉन्ट्रासेप्टिव का सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल ड्राइव पर या जो सेक्सुअल कांटेक्ट एक्टिविटी है उस पर कोई भी इम्पैक्ट या उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसमें उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। सो सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर और सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर। तो नेचुरल जो सेक्सुअल कांटेक्ट या सेक्सुअल इंटरकोर्स का प्रोसेस है उस पर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव
की क्वालिटी है जो उसमें होनी ही चाहिए, और ये 3 पॉइंट है जो पूछे जाते हैं। इनसे एक भी पॉइंट पूछ सकता है, 2 भी पूछ सकते हैं, या तीनों पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इनको आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो कितने तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं वो हम देखते हैं। बेटा ये जो हम टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्टिव, ये अगर हम बोलें तो 12th, ये टॉपिक हम चैप्टर की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम कॉन्ट्रासेप्टिव टॉपिक की बात करें तो 12th का जितना पोर्शन नीट में आता है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्ट्रासेप्टिव। क्योंकि केवल कॉन्ट्रासेप्टिव से अगर हम बात करें तो कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए पूरे 12th का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक को मिस मत करना। हालांकि इसकी मैं आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करा रहा हूं, मैं अभी रिकॉर्डिंग अपनी चल रही है, तो जैसे ही होगा ये मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, तो नेचुरल मेथड्स ऑफ, अगर हम बात करें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बात करें कि कितने टाइप्स के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जिनको नेचुरल मेथड कहा जाता है। कई ऐसे बैरियर मेथड पाए जाते हैं जो केमिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर या फिजियोलॉजिकल बैरियर, मतलब ये ऑब्स्ट्रक्शन की तरह काम करते हैं, और ऑब्स्ट्रक्शन की तरह काम करते हैं तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। थर्ड, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, आईयूडीज, ये भी कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह यूज किए जाते हैं। फोर्थ, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कुछ ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं जिनको टैबलेट्स के फॉर्म में लिया जाता है और ओरली, मतलब माउथ के मोड से उसे बॉडी में एडमिनिस्ट्रेशन, उसका एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। फिर इंजेक्टेबल्स, कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। और लास्ट जो है सर्जिकल मेथड या स्टेरलाइजेशन मेथड होते हैं, सर्जिकल या स्टेरलाइजेशन मेथड होते हैं जिसमें जो कॉन्ट्रासेप्टिव एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। तो एक एक इन मेथड्स को हम देखेंगे और बहुत डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इन सभी मेथड्स को हम देखेंगे, बहुत डिटेल में देखेंगे, उनके जो है उनके टेक्निकल पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, उनके साइड इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, उनसे होने वाले बॉडी के इम्पैक्ट को डिस्कस करेंगे, और एक एक करके इस पे शुरू करते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं किस पे, नेचुरल मेथड या ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, पहले इनको देखते हैं, नेचुरल मेथड या ट्रेडिशनल मेथड। ये वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं जो हमारी बॉडी में, चाहे मेल या फीमेल की बॉडी में, नेचुरली पाए जाते हैं या नेचुरली परफॉर्म किए जा सकते हैं। ठीक है, और इन प्रोसेसेस को या इन एक्टिविटीज को अगर परफॉर्म करते हैं तो उससे कॉन्ट्रासेप्टिव एक्टिविटी या कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोसेस जो है वो, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो परफॉर्म होता है। सबसे पहला जो है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मेथड, सबसे पहला जो है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मेथड। ध्यान से इसको सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मेथड क्या होता है और इस मेथड की इंपॉर्टेंस क्या है, इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा
जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी है, ठीक है, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम रिकॉल करते हैं और उसको समझते हैं कि क्या हमने पढ़ा हुआ है और उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं किसको, ये जो हमारा पहला है एब्स्टिनेंस मेथड, और इस एब्स्टिनेंस मेथड को हम जो है रिदम मेथड भी कहते हैं, ठीक है। एब्स्टिनेंस बोल लो या रिदम मेथड बोल लो, और मैं यहाँ पे लिखूंगा तो आपको थोड़ा सा ये समझ में भी आएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। तो पहले देखते हैं एब्स्टिनेंस मेथड। ठीक है, एब्स्टिनेंस मेथड समझने के लिए हमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर था उसकी जो फीमेल बॉडी में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है उस मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझना पड़ेगा, ठीक है, कॉमनली। तो देखते हैं भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल को कैसे समझेंगे। तो हम पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, और साइक्लिक प्रोसेस है तो इसमें हमें 3 फेजेस मिलते हैं, ठीक है। 3 फेजेस हमें मिलते हैं। कौन कौन से 3 फेजेस होते हैं भाई, देखते हैं। तो पहला फेज है जिसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा फेज है जिसे हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, और तीसरा फेज जिसे हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज, ठीक है। ये 28 डे की साइकिल है। जिन लोगों ने अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ा है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, जितना अभी यहाँ रिलेटेड है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपने 10th में तो पढ़ा ही होगा, अगर यहाँ पर नहीं थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, हम देख लेते हैं और हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये 28 डे की साइकिल है जो 0 डे पे शुरू होती है और 28 डे पे खत्म होती है, और इसमें 3 फेजेस पाए जाते हैं। 0 से 5th डे तक का फेज, 5th से 14th डे तक का फेज, और फिर 14 से 28 डे तक का फेज। जो पहला फेज है इसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, जो 0 से 5th डे तक पाया जाता है उसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज, ये मैं इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब तक हम इसका टेक्निकल नहीं समझेंगे तब तक हमें ये प्रोसेस समझ में नहीं आएगा कि एब्स्टिनेंस मेथड है क्या। दूसरा पाया जाता है 5 से लेके 14 तक, इसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज, और इसी फेज में जो 14th डे पर होता है ओवुलेशन, तो 14th डे यानी 13th के बाद और 14th के कंप्लीट होने से पहले वाला जो डे है, इस दिन फीमेल गैमीट रिलीज होता है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवुलेशन। तो ये जो 30 से 14th डे का फेज है इसे ओवुलेटरी फेज बोला जाता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि 4 फेजेस होते हैं, पहला प्रोलिफरेटिव, पहला मेंस्ट्रुअल फेज, फिर प्रोलिफरेटिव फेज, फिर ओवुलेटरी फेज, और फिर थर्ड जो है 14th डे से 28 डे तक जो पाया जाता है जिसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज। ये 4 फेजेस पाए जाते हैं, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। मैं कहता हूं 3 फेज होते हैं। जो प्रोलिफरेटिव फेज है उसी का जो उसके 14th डे मतलब उसके लास्ट डे जो है ओवुलेशन होता है, और उस दिन को ओवुलेटरी फेज कहा जाता है। इस दिन ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन मतलब रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी। ओवम ओवरी से रिलीज होता है और फेलोपियन ट्यूब में आता है। किस दिन रिलीज होता है? 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब बात हम सोचें और समझें, अगर हम स्पर्म सेल की लाइफ स्पैन की बात करें, स्पर्म सेल मेल गैमीट, स्पर्म सेल के लाइफ स्पैन की बात करें, तो स्पर्म सेल का लाइफ स्पैन हमें 24 से लेके 48 आवर तक मिलता है। यानी स्पर्म सेल का जीवन, उसकी लाइफ 1 से 2 दिन होती है आफ्टर इजैकुलेशन। इजैकुलेशन के बाद 1 से 2 दिन तक वो सरवाइव कर सकता है। लेकिन वहीं अगर हम ओवम की बात करें, ओवम का जो लाइफ स्पैन है वो 48 आवर से लेके 72 आवर तक होता है, यानी 2 से 3 दिन। मेल गैमीट का 1 से 2 दिन, फीमेल गैमीट का 2 से 3 दिन। अब जो मेन इवेंट आ जाता है उस इवेंट पे ध्यान देना। ये 2 डेटा याद रखना, लाइफ स्पैन 1 से 2 दिन मेल गैमीट, 2 से 3 दिन फीमेल गैमीट।
अब इनका डेटा हम लोग समझते ऐसे हैं कि फीमेल गैमीट जब अवेलेबल होगा तभी मेल गैमीट उसे फर्टिलाइज कर पाएगा। एग्री कर रहे हो बच्चों आप लोग? अगर मेल यस गैमीट या सर। ओवम अवेलेबल ही नहीं होगा तो मेल गैमीट उसे फर्टिलाइज कैसे करेगा भाई? और कब अवेलेबल होता है वो? ओवुलेशन के दिन अवेलेबल होता है। कब अवेलेबल होता है? 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे वो अवेलेबल होता है। अब मान लेते हैं कि 14th डे पर ये ओवम रिलीज हुआ और 14th डे पर रिलीज होने के बाद ये 3 दिन तक सरवाइव करने की चांसेस है इसकी। 3 दिन तक ये सरवाइव करेगा, यानी किस दिन तक सरवाइव करेगा? हम मान लेते हैं 17th डे तक सरवाइव करेगा। बहुत ध्यान से सुनना। अगर नॉर्मली ये रन कर रही है साइकिल तो 14th डे पर ओवम रिलीज होगा और वो ओवम 17th डे तक सरवाइव करेगा, फैलोपियन ट्यूब में रहेगा और इसी समय पर ये क्या कर सकता है? फर्टिलाइजेशन कर सकता है। तो अगर ये बताओ 13th डे से लेके 17th डे तक इस बीच में अगर इंसेमिनेशन होता है, इस टाइम के बीच में अगर स्पर्म सेल ओवम तक पहुंच जाता है तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। क्यों बच्चों? फर्टिलाइजेशन एकदम पॉसिबल है कि यही वो टाइम है जब ओवम प्रेजेंट है और ओवम का हमने देखा लाइफ स्पैन कितना है? 48 आवर से 72 आवर। अगर ये मान लो, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। मैं 2-3 क्वेश्चन एक लाइन से पूछूंगा और आपको हाँ या ना में जवाब देना है। मैं पूछ रहा हूं, अगर 14th डे स्पर्म सेल आता है, यहां पे 14th डे इंसेमिनेशन होता है, तो क्या फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है? बताओ हाँ या ना। यस सर। एकदम पॉसिबल। और इसलिए पॉसिबल है क्योंकि पाया गया है कि 80% चांसेस फर्टिलाइजेशन की इसी दिन होंगे। जितना फर्टिलाइजेशन होता है उसमें 80% चांसेस होती है कि 14th डे पर ही ये दोनों मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करें। 20% तो आगे की बात है। 80% चांसेस होती हैं कि 14th डे पर, यानी ओवुलेशन वाले डे पर मेल गैमेट वहां अगर पहुंचता है तो 80% चांसेस होती हैं कि वो फर्टिलाइज करेगा, वो फ्यूज करेगा। दूसरी बात, क्या 17th डे के बाद अगर स्पर्म सेल यहां पहुंचेगा तो क्या फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होगा? 17th डे के बाद अगर स्पर्म सेल पहुंचेगा तो क्या फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होगा बच्चों? नो सर। नहीं, नहीं चांस है, क्योंकि तब तक ओवम अपनी लाइफ साइकिल, अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करके डीजेनरेट कर चुका होगा। ठीक है। क्या 12th डे पर स्पर्म सेल अगर पहुंचेगा, ध्यान से सुनना, 12th डे पर पहुंचेगा तो क्या फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है? 12th डे पर पहुंचेगा तो क्या फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है? सर पॉसिबल हो भी सकता है। हाँ, अब देखो एक बच्चे ने जवाब दिया सर पॉसिबल हो भी सकता है। कि मान लेते हैं 48 आवर कंप्लीट होने से पहले ओवम वहां पर अवेलेबल हो गया, तो चांस क्यों लेना भाई? क्यों चांस लें? ठीक है, चांस क्यों लेना? यानी अगर यहां पर 12th डे पर स्पर्म सेल यहां अवेलेबल होता है तो वो क्या हो सकता है? हाँ हो सकता है। हम एकदम नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं होगा। हो सकता है वो 14th डे तक सरवाइव कर जाए, 14th डे तक वो सरवाइव कर जाए और 14th डे पर ओवम अवेलेबल हो जाए तो भाई फर्टिलाइजेशन हो सकता है। और अगर हम बात करें 10th डे पर, ध्यान से सुनना, 10th डे 10वें दिन 10th डे पर स्पर्म सेल रिलीज होता है तो क्या फर्टिलाइजेशन हो सकता है बच्चों? नो सर। नो सर, मैं एग्री कर रहा हूं आपसे, नहीं होना चाहिए। लेकिन चांस क्यों लेना भाई? तो गवर्नमेंट ने या मेडिकल साइंस ने, ठीक है ध्यान से सुनना, मेडिकल साइंस ने ये एक सुझाव दिया, एक प्रोसेस बताया
एक पॉइंट बताया कि 10th डे पर अगर इंसेमिनेशन होता है तो वैसे तो होना नहीं चाहिए, फर्टिलाइजेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन मान लेते हैं फीमेल में हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ। ध्यान से सुनना, मान लेते हैं फीमेल की बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस हुआ, एलएच हार्मोन्स का सिक्रीशन हुआ, तो ये जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है ना, ये फिक्स नहीं होते। हो सकता है ओवुलेशन 13th डे होने की 14th डे होने की वजह जो है 13 या 12th डे पर हो जाए, ऐसा हो सकता है। थोड़ा सा हार्मोनल इम्बैलेंस अगर हो तो उसकी वजह से ये चीजें हो सकती हैं। आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं ये फिक्स है, बायोलॉजी में कुछ भी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं ये फिक्स है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हम मार्जिन लेकर चलते हैं। तो जब मार्जिन की बात करते हैं तो 10th डे से लेके, ध्यान से सुनना, 10th डे से लेके 17th डे तक का जो टाइम है, ध्यान से सुनना, 10th डे से लेके 17th डे तक का जो टाइम है बच्चों, इस टाइम को कहा जाता है अनसेफ पीरियड। याद रहेगा, इस टाइम को कहा जाता है अनसेफ पीरियड। और मेडिकल साइंस इस टाइम ड्यूरेशन में सेक्सुअल कांटेक्ट को या सेक्सुअल इंटरकोर्स को कहता है कि अवॉइड करो। क्यों? क्योंकि इस टाइम पीरियड में फर्टिलाइजेशन की चांसेस हैं, और इसी टाइम पीरियड में फर्टिलाइजेशन की चांसेस सबसे ज्यादा हैं, और इसी टाइम पीरियड को कहा जाता है अनसेफ पीरियड। ठीक है, इसके अलावा जो टाइम दिख रहा है बच्चों, इसके अलावा जो पूरा टाइम दिख रहा है, इसको कहते हैं सेफ पीरियड। ठीक है, इसके अलावा जो पूरा टाइम दिख रहा है, 10 से 17th डे को छोड़ दो, तो इसके अलावा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में बाकी जो डेज दिख रहे हैं उनको बोला जाता है सेफ पीरियड। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, और इसी को बोलते हैं एब्स्टिनेंस या रिदम मेथड। रिदम मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि सेक्सुअल कांटेक्ट कुछ समय तक परफॉर्म किया जाता है और कुछ समय के लिए उसे अवॉइड किया जाता है। ठीक है, तो इसे रिदम मेथड कहते हैं कि रिदम में एट सम event of time sexual contact will be performed, at some event of time sexual contact will be avoided। तो इसीलिए ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, 10th से लेके 17th डे को कहा जाता है अनसेफ पीरियड, क्योंकि इस समय में ही फर्टिलाइजेशन की चांसेस पाई जाती हैं। और इसके अलावा जो टाइम है, जो डेज हैं, उन्हें बोला जाता है सेफ पीरियड। और ये सेफ पीरियड क्यों है? सेफ पीरियड फॉर सेक्सुअल कांटेक्ट। और इसी मेथड को बोलते हैं क्या? एब्स्टिनेंस मेथड। आया समझ में? बच्चों आया समझ में, या थोड़ा और इस पे? चलो इसको आप नोट कर लो, और इसी को बोलते हैं एब्स्टिनेंस मेथड। तो देखते हैं क्या है एब्स्टिनेंस मेथड। क्या है? अवॉइड कॉइटस, यानी अवॉइड सेक्सुअल कांटेक्ट। कॉइटस का मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट। ठीक है, कॉइटस का मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट। अवॉइड कॉइटस फ्रॉम डे 10 to 17th ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि इन्हीं डेज में फर्टिलाइजेशन की चांसेस पाई जाती हैं, और इसे फर्टाइल पीरियड कहा जाता है। टू प्रिवेंट कंसेप्शन। कंसेप्शन किसे कहते हैं? कॉन्सेप्शन कहते हैं फ्यूजन ऑफ गैमीट को। ठीक है, जब ओवम मेल गैमीट को रिसीव करता है तो उस रिसीव को कंसीव बोला जाता है, और उस इवेंट को कंसेप्शन कहते हैं। कंसेप्शन मतलब रिसीविंग ऑफ स्पर्म बाय ओवम। जब ओवम स्पर्म को रिसीव करता है, एक्सेप्ट करता है, तो उसे कंसेप्शन कहा जाता है। तो ये जो टाइम है 10 to 17th डे का जो टाइम है, इसे क्या कहते हैं? अनसेफ पीरियड। ठीक है, तो पहले आप ये एब्स्टिनेंस मेथड का स्क्रीनशॉट ले लो। अब मेरा एक क्वेश्चन है बच्चों आपसे। ठीक है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बारे में और मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं।
ठीक है, अब इसका भी ये पेज है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, एब्स्टिनेंस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस या रिदम मेथड को। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, ध्यान से सुनना। क्या इस एब्स्टिनेंस मेथड पे 100% रिलाई किया जा सकता है बच्चों? मेरा क्वेश्चन आप लोगों को सुनाई दिया? बोलो यस या नो। आवाज आ रही बच्चों मेरी? यस आप सर। अपना, हाँ तो आप आंसर भी दो, ठीक है। क्या इस मेथड पे रिलाई किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस किसी भी लेवल पे हो सकता है, ठीक है। हार्मोनल हो सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हम जनरली पढ़ते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली हम 28 डे की पढ़ते हैं। कुछ फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 डे पे ही पाई जा सकती है। तो इसका जो साइकिल है ये कई बार वेरी कर जाता है, इसका ड्यूरेशन वेरी कर जाता है, और वेरी करता है इसलिए इस मेथड पे अपन 100% रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये होता है क्या? एब्स्टिनेंस मेथड। चलो दूसरा हम आते हैं किस पे? दूसरा मेथड देखते हैं, विथड्रॉल या कोइटस इंटरप्ट। इसको सुनना है यहीं पर ध्यान से, इसमें कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन सुनते हैं। विथड्रॉल मेथड या कोइटस इंटरप्ट्स मेथड कहते हैं। सो क्या होता है इस विथड्रॉल मेथड में? ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, जस्ट अ सेकेंड, किसी ने कुछ मैसेज किया है। बेटा आप माइक ऑन करके भी आप अपना स्टेटमेंट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मुझे आपके स्टेटमेंट से, मैसेज से पता नहीं चला कि आप एग्जैक्टली पूछना क्या चाह रहे, लेकिन अपन बात करें कि एब्स्टिनेंस मेथड पे अपन 100% रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा आता है विथड्रॉल मेथड या कोइटस इंटरप्ट्स मेथड। क्या होता है विथड्रॉल मेथड या क्या होता है कोइटस इंटरप्ट्स मेथड? सुनते और समझते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स इफ पेनिस इज विथड्रॉन फ्रॉम वेजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, ठीक है, इफ पेनिस इज विथड्रॉन फ्रॉम वेजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, देन इंसेमिनेशन विल नॉट ऑकर। तो इंसेमिनेशन नहीं होगा अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स में इजैकुलेशन से ठीक पहले penis can be withdrawn, then insemination will not occur। और insemination नहीं होगा तो fertilization की chances नहीं होंगी, और इसलिए इसे कहा जाता है withdrawal method, ठीक है। because one can withdraw his male copulatory organ before insemination। और इसे हम कहते हैं coitus interrupt। coitus interrupt क्यों? Because there is an interruption in the process of sexual intercourse। सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय एक इंटरप्शन हो रहा है जिसमें वो पर्सन विथड्रॉ कर रहा है अपना मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, और इसीलिए इसे कॉइटस इंटरप्ट कहा जाता है। अब इसमें दो बातें आती हैं। क्या इस मेथड पे रिलाई कर सकते हैं? तो इस पे भी रिलाई नहीं कर सकते पूरी तरह से। क्यों? उसके दो रीजन है। पहला रीजन, फर्स्ट रीजन ये आता है कि ये मेथड पूरी तरह से विल पावर पे डिपेंड करता है। तो विल पावर पे
अगर कंट्रोल है तो परफॉर्म हो सकता है, कई बार कंट्रोल नहीं होता, तो इस पे हम रिस्क है और इस पे रिलाई नहीं कर सकते। दूसरा जो इसका ड्रॉबैक है, और दूसरे ड्रॉबैक को समझने के लिए हमें जो हमारा पिछला चैप्टर था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो पहले पढ़ा, उस ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में हमें सुनना पड़ेगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में हमने पढ़ा है काउपर्स ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है, काउपर्स ग्लैंड। और काउपर्स ग्लैंड एक फ्लूइड सिक्रीट करती है जो कि ल्यूब्रिकेटिंग होता है। कई बार ऐसा होता है, कई बार नहीं, जो काउपर्स ग्लैंड का जो ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड है वो कॉपुलेशन में हेल्प करता है। इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। सो कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्पर्म सेल्स काउपर्स ग्लैंड में ही रह जाती हैं, और जो काउपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन है वो इजैकुलेशन से पहले, यानी स्पर्म सेल के रिलीज होने से पहले रिलीज होता है। तो ऐसा हो सकता है कि इजैकुलेशन से पहले काउपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन रिलीज हो, और उस काउपर्स ग्लैंड के सिक्रीशन के साथ कुछ स्पर्म सेल्स उसमें प्रेजेंट हो और वो स्पर्म सेल्स रिलीज हो जाए। और उस केस में विथड्रॉल से पहले ही इंसेमिनेशन पॉसिबल हो जाएगा, और इंसेमिनेशन पॉसिबल हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन की चांसेस रहेंगी। ठीक है, तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से कॉइटस इंटरप्ट को भी, इस पर भी पूरी तरह से रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, सो थर्ड जो नेचुरल मेथड आता है जिसे बोलते हैं लैक्टेशनल एमनोरिया। ठीक है, लैक्टेशनल एमनोरिया। एमनोरिया क्या है भाई? एमनोरिया इज अ कंडीशन which is defined as absence of menstrual cycle। ठीक है, अगर किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद है, ठीक है, टेम्परेरली बंद है, तो उसे बोलते हैं क्या? एमनोरिया। ठीक है, एमनोरिया मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब होता है कि एक टाइम होता है जब मीनोपॉज की सिचुएशन डेवलप होती है इन द 50 इयर्स ऑफ एज इन फीमेल, तो वहां पर परमानेंटली मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है। ठीक है, हाँ, परमानेंटली मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, और जब परमानेंटली मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होती है तो उसे मीनोपॉज कहते हैं। दैट इज परमानेंट सीजर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहां हम बात कर रहे हैं टेम्परेरी सीजर का, यानी टेम्परेरी फॉर्म में अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है तो उसे कहते हैं एमनोरिया। और ये एमनोरिया कब पाया जाता है? तो अगर हम एमनोरिया को डिस्कस करें तो एक होता है जेस्टेशनल एमनोरिया। जेस्टेशनल एमनोरिया यानी ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन के समय मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहती है, और प्रेगनेंसी के समय जो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहती है उसे कहा जाता है जेस्टेशनल एमनोरिया। फिर क्या होता है? फिर प्रेगनेंसी खत्म होती है, पार्चुरेशन होता है, पार्चुरेशन के बाद लैक्टेशन स्टार्ट होता है, यानी मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होता है फीमेल में। और जब तक ये मिल्क प्रोडक्शन चलता है तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बंद रहती है, और जब तक ये मिल्क प्रोडक्शन चलता है तब तक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद है उसे कहा जाता है लैक्टेशनल एमनोरिया। So after parturition, after delivering a baby, if lactation takes place, then during the whole course of lactation, तो lactation के पूरे टाइम जो कि 6 मंथ तक का पाया जाता है, ह्यूमंस की बात करें 6 मंथ तक का पाया जाता है, तो पार्चुरेशन के बाद 6 महीने तक मिल्क प्रोडक्शन मिलता है, और मिल्क प्रोडक्शन जब तक होता है तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहती है, ओवुलेशन बंद रहता है, ओवम रिलीज नहीं होता, और इस टाइम को बोलते हैं लैक्टेशनल एमनोरिया। ठीक है, देखें क्या लिखा है, इट इज द प्रिवेंशन ऑफ कंसेप्शन बाय ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ चाइल्ड। ब्रेस्ट फीडिंग यानी मिल्क फीड करने से अगर कॉन्सेप्शन पाया जाता है
कॉन्सेप्शन को प्रिवेंट किया जाता है, कॉन्ट्रासेप्शन पाया जाता है, तो बोलते हैं लैक्टेशनल एमनोरिया। होता क्या है, ओवुलेशन एंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल डज नॉट ऑकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लैक्टेशन। तो जब तक लैक्टेशन होता है, जब तक मिल्क प्रोडक्शन होता है, तब तक ना ओवम रिलीज होता है, यानी ना ही ओवुलेशन होता है और ना ही ये मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जाती है। और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज इफेक्टिव ओनली अप टू 6 मंथ। ये कब तक इफेक्टिव पाया जाता है, 6 मंथ तक इफेक्टिव पाया जाता है। लेकिन चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ दिस मेथड आर हाई। अब बोलेंगे कि सर इसका फेलियर का चांस कहां से आ गया, क्या इस मेथड पे अपन रिलाई कर सकते हैं? तो सीधा लिखा हुआ है नहीं, क्योंकि इस मेथड के फेलियर के चांसेस बहुत हाई है। और कैसे हाई है, ध्यान से सुनो, ठीक है? इसके जो चांसेस हैं वो कैसे हाई हैं, ध्यान से सुनना है कैसे हैं भाई। क्या इसके ड्रॉबैक हैं, क्यों ये एक हाई रिस्क प्रोसीजर है, समझते हैं। बात हो रही है कि जब लैक्टेशन का जो प्रोसेस रन करेगा तब तक ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहेगी। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये बंद क्यों रहती है। क्योंकि ये जो लैक्टेशन का प्रोसेस है ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कंट्रोल में रहता है, ठीक है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नॉर्मल कंडीशन में, ध्यान से सुनना, नॉर्मल कंडीशन में एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को मेंटेन करता है, नॉर्मल कंडीशन में। और अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होना है तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को सपोर्ट करता है, यानी स्पर्म सेल और वोम के फ्यूजन को सपोर्ट करता है। कौन करता है भाई? प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट करता है। अगर फ्यूजन हो भी गया है, फर्टिलाइजेशन भी हो गया है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट के इम्प्लांटेशन को भी सपोर्ट करता है। कौन? प्रोजेस्टेरॉन। और अगर इम्प्लांटेशन को भी सपोर्ट कर दिया तो उसके बाद जो प्रेगनेंसी होगी उस प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का भी काम करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो जब तक प्रेगनेंसी चलती है तब तक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन अपना पूरा ध्यान प्रेगनेंसी को मेंटेन करने पे लगाता है। और जब प्रेगनेंसी एंड हो जाती है, जब मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन अपना पूरा ध्यान मिल्क प्रोडक्शन पे लगाता है, लैक्टेशन पे लगाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे ध्यान नहीं देता। और इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल उस समय बंद होती है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन अपने एक्शन को शिफ्ट करता है। किस पे शिफ्ट करता है? इट शिफ्ट्स इट्स एक्शन ऑन लैक्टेशन प्रोसेस, इट्स मेंटेन द लैक्टेशन प्रोसेस। ये लैक्टेशन को मेंटेन करता है। और इसलिए उस समय तक ना मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, ना ओवुलेशन होगा, और ना ही फर्टिलाइजेशन की चांसेस रहती है। अब हुआ क्या कि हार्मोन का कोई भरोसा नहीं होता, ठीक है? जैसे ये हमने हार्मोन्स अभी पढ़ा, LH हार्मोन, वैसे ही उसका हम कभी कोई भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है? हार्मोन्स का हम कभी भी कोई भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हार्मोन्स अपने कब एक्शन को शिफ्ट कर दे तो हमें पता भी नहीं चलेगा। और हमें पता चलेगा जब मेंस्ट्रुअल फेज आएगा, और मेंस्ट्रुअल फेज तब आएगा जब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, यानी एक बार ओवुलेशन हो चुका होगा। तो इसलिए लैक्टेशन के खत्म होने से पहले ही, ध्यान से सुनना, मिल्क प्रोडक्शन या लैक्टेशनल एमनोरिया के खत्म होने से पहले ही एक साइकिल, कौन सी साइकिल? ध्यान से सुनना, यहाँ पे लैक्टेशन के कंप्लीट होने से पहले ही एक साइकिल यहां से रन कर जाएगी। और एक साइकिल यहां से रन कर जाएगी तो मेंस्ट्रुएशन जब होगा तब पता चलेगा, ध्यान से सुनना, जब मेंस्ट्रुएशन होगा तब पता चलेगा कि लैक्टेशनल एमनोरिया खत्म हो गया है। और जब मेंस्ट्रुएशन में पता चलेगा कि लैक्टेशनल एमनोरिया खत्म हो गया है, उससे पहले ही ओवम रिलीज हो चुका है, और उससे पहले ही फर्टिलाइजेशन की चांसेस बन चुकी हैं, और उससे पहले ही हो सकता है फर्टिलाइजेशन हो चुका हो। और इसीलिए हार्मोन का कभी भरोसा नहीं किया जा सकता।
ठीक है, और खासकर वो हार्मोन जो नेचुरली बन रहे हैं। नेचुरल सिक्रीशन को तो अपन कभी भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए याद रखना कि लैक्टेशनल एमनोरिया ये टोटली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पर डिपेंडेंट है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का एक्शन शिफ्ट होता रहता है, और शिफ्ट होने के बाद भी हो सकता है कि जब लैक्टेशनल एमनोरिया एंड हो और मेंसेस या मेंसुरेशन स्टार्ट हो, उससे पहले ही एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी हो और ओवम रिलीज हो चुका हो। ठीक है, नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगला जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जिसे बोलते हैं बैरियर मेथड। बैरियर वही जो जब हम रोड पर जाते हैं तो पुलिस वाले जो बैरिकेड लगा देते हैं, बैरियर लगा देते हैं, चेकिंग वगैरह करते हैं, वैसा ही बैरियर। तो बैरियर मेथड क्या होता है? स्पर्म और ओवम को फर्टिलाइज होने से रोकता है, यानी इनको फ्यूज करने से रोकता है, और इसीलिए इसे बैरियर मेथड कहा जाता है। और ये फ्यूजन को कैसे रोकता है? अपनी प्रेजेंस की वजह से, इसकी उपस्थिति की वजह से ये जो स्पर्म सेल और फीमेल गैमीट है या ओवम है, ये फ्यूज नहीं कर पाते। तो कितने तरह के बैरियर होते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन दिस ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड। अब यहां पर मैंने बेटा कुछ जो स्टेटमेंट है ना, वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से लिए हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं कुछ पॉइंट को समझाने की कोशिश करूंगा, जैसा एनसीईआरटी में, जिस पैटर्न में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इन दिस मेथड ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड, ठीक है, इन दोनों को प्रिवेंट किया जाता है। प्रिवेंटेड फ्रॉम, दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर, कि फिजिकली ये दोनों मीट न कर पाए, स्पर्म सेल और ओवम एक दूसरे से फ्यूज न कर पाए, जिससे कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो, जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं हो, उसे बोला जाता है बैरियर मेथड। और उसमें एक हमें पहला जो मिलता है एग्जाम्पल देखते हैं बैरियर मेथड का, जो है कॉन्डोम। एंड कॉन्डोम्स आर फिजिकल बैरियर, ये फिजिकल बैरियर होते हैं। सो क्या होते हैं कॉन्डोम्स? देखते हैं। दे आर थिन रबर लेटेक्स शीथ, ये थिन रबर लेटेक्स शीथ होते हैं, that used to cover the penis in the male or vagina or cervix in the female just before coitus या just before intercourse, that the ejaculated semen would not enter into the female reproductive tract and they are collected in the latex sheath। तो ये एक thin latex sheath का बना एक इक्विपमेंट है, एक फिजिकली एक डिवाइस है, हम डिवाइस बोल सकते हैं, विच इज अप्लाइड ओवर मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, जिसको मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन पे अप्लाई किया जाता है। आजकल फीमेल कॉन्डोम्स भी आ गए हैं, सो फीमेल कॉपुलेटरी या फीमेल वेजाइना में भी इसको इंसर्ट किया जा सकता है। और जो फीमेल कॉन्डोम्स है उन्हें फेमिडोम्स कहा जाता है, ठीक है, आगे हम देखेंगे। तो होता क्या है कि ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बीच में एक थिन लेटेक्स बैरियर बनाते हैं, और जब इजैकुलेशन होता है तो इजैकुलेशन से जो सीमेन रिलीज होता है, उस सीमेन को ये कलेक्ट कर लेते हैं एंड प्रिवेंट द सीमेन फ्रॉम इंसेमिनेशन, उस सीमेन के इंसेमिनेशन से उसको रोकते हैं। तो इजैकुलेट तो हुआ बट इंसेमिनेशन नहीं होता, क्योंकि इंसेमिनेशन से उसको रोक लेते हैं, उसे कलेक्ट कर लेते हैं। एंड दे आर यूज्ड ओनली वंस, ये बात ध्यान से सुनना, दे आर यूज्ड ओनली वंस, ये केवल एक बार यूज किए जाते हैं। एंड दे आर, द सीमेन इज कलेक्टेड इन द लेटेक्स शीथ। दूसरा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डोम फॉर द मेल। मेल कॉन्डोम्स में निरोध एक बड़ा ही पॉपुलर ब्रांड है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एंड कॉन्डोम्स आर वेरी पॉपुलर बिकॉज, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इनकी एफिशिएंसी ज्यादा है। क्यों? बिकॉज दे प्रोटेक्ट द यूजर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस
एंड एड्स। तो ये यूजर को बहुत सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से बचाता है। इट इज डिस्पोजेबल, दे आर यूज्ड ओनली वंस एंड इट कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, देयरबाय गिव अ प्राइवेसी टू यूजर। और इन्हें खुद इस्तेमाल, पर्सनल लेवल पे यूज किया जा सकता है, खुद इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कि जो यूजर होता है उसकी प्राइवेसी में कोई भी इंटरप्शन नहीं होता। एसटीडीज का मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो कॉन्डोम्स एक तरह के फिजिकल बैरियर होते हैं, और यहाँ पर हम डायग्राम देखेंगे मेल कॉन्डोम और फीमेल कॉन्डोम दोनों के। मेल कॉन्डोम्स में सिंगल रबर रिंग स्ट्रक्चर होता है, सिंगल रिंग पाया जाता है, वहीं फीमेल कॉन्डोम्स में डबल रबर रिंग स्ट्रक्चर होता है। दो रबर रिंग पाई जाती हैं फीमेल कॉन्डोम्स में, जिन्हें फेमिडोम्स कहा जाता है। ठीक है, तो मेल कॉन्डोम्स एंड फीमेल कॉन्डोम्स दोनों पाए जाते हैं। तो इसके बारे में आप नोट कर लीजिए। ये पहला है, और पहला जो हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्डोम्स को, ये फिजिकल बैरियर का एग्जाम्पल है। ठीक है, सो एग्जाम्पल हम यहां लिख रहे हैं क्या, फिजिकल बैरियर। ठीक है, चलिए आज की क्लास को अपन यहीं फिर एंड करते हैं।